नमस्कार दोस्तों, 8 अक्टूबर 2020 के एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। देखते हैं आज कौन कौन से आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे। पहला आर्टिकल है यूजिंग फैक्ट्स टू हाइड अंडरलाइंग ट्रुथ्स। देखिए यहाँ पे बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से, जिस तरीके से हाथरस में ये एट्रॉसिटी हुई थी, वो जो गैंग रेप हुआ था उस बच्ची का, उसके बारे में कुछ बातें कही गई हैं। लेकिन जो भी पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस हुए हैं वो पहले हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैं इस आर्टिकल को यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ। इसमें कोई भी नया पॉइंट नहीं है। जो नेक्स्ट आर्टिकल है, प्लेइंग कैचअप इन फ्लड फोरकास्टिंग टेक्नोलॉजी, ये आज का मैं कहूंगा सबसे बेस्ट आर्टिकल है। फ्लड फोरकास्टिंग आता है डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर, और डिजास्टर मैनेजमेंट आपकी यूपीएससी प्रीलिम्स और मेन दोनों का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तो इंडिया में जो फ्लड फोरकास्टिंग है वो कैसे होती है उसके बारे में बताया गया। जैसे कि इंडिया में डिटर्मिनिस्टिक फोरकास्ट को इस्तेमाल किया जाता है। वहीं पे अगर आप फॉरेन में चले जाइए, फॉरेन में इन द सेंस यूएस यूरोप में चले जाइए, तो वहां पे एनसेम्बल फोरकास्ट इस्तेमाल किया जाता है। तो कैसे हम लोग का जो फ्लड फोरकास्टिंग मॉडल है गड़बड़ है, प्लस हमारे यहाँ दो एजेंसीज इन्वॉल्व हैं, एक तो आईएमडी और दूसरा सीडब्ल्यूसी, सेंट्रल वाटर कमीशन। तो ये जो आईएमडी है इसकी जो टेक्नोलॉजी है और जो सेंट्रल वाटर कमीशन है इसकी जो टेक्नोलॉजी है, दोनों का जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का लेवल है वो कम है, मतलब अलग अलग है। ठीक है, तो इनके बारे में कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं। ये आर्टिकल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं 4 for 1। देखिए यहाँ पे क्वाड की बात की गई है। रिसेंटली टोक्यो में क्वाड के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उनकी मीटिंग हुई, उन्होंने आपस में बैठ के बातचीत करी। तो यहाँ पे एक्चुअली में बोला ये जा रहा है कि जो यूएस का एडमिनिस्ट्रेशन है, जो उनके माइक पॉम्पियो साहब है, जो डोनाल्ड ट्रंप का इस समय पे स्टांस है, वो ये है कि एक एंटी चाइना ग्रुपिंग बना के चाइना के अगेंस्ट एक पुश बैक किया जाए और एक तरीके का मिलिट्री अलायंस बनाने की कोशिश की जाए क्वाड को। तो यहाँ पे बस आर्टिकल में ऑथर यही बोल रहा है कि भले ही चाइना, सॉरी आपकी यूएसए की जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज के साथ अलायंसेज हो, बट इंडिया हमेशा स्ट्रेटेजिक फील्ड में ऑटोनॉमस रहा है। तो हमें किसी भी ग्रुपिंग में उस लेवल तक इन्वॉल्व नहीं होना है कि हमारी जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है वो चली जाए, क्योंकि अब तक हम लोग का जो पॉलिसी स्टांस रहा है वो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का रहा है। अगर क्वाड में हम लोग एक लिमिट से ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं या भी किसी भी तरीके का कोई मिलिट्री कोलिशन बनाते हैं यूएस के साथ, तो हमारी जो पॉलिसी मेकिंग की जो ऑटोनॉमी है ना, वो कुछ आने वाले समय में चली जाएगी। देख लेंगे एक दो पॉइंट्स है इसके। फिर नेक्स्ट आर्टिकल दोस्तों द होल इन द मिडिल है। ये फिजिक्स नोबेल प्राइज से रिलेटेड है। देखिए फिजिक्स नोबेल प्राइज से रिलेटेड मैं अलग से एक वीडियो बना रहा हूँ जहाँ मैं बताने की कोशिश करूंगा कि ये ब्लैक होल्स क्या हैं और कैसे ये जो तीन लोग हैं जिनको फिजिक्स में आपका नोबेल प्राइज मिला है, इन्होंने किस तरीके से अपनी रिसर्च वगैरह करी। इसको मैंने कल करंट अफेयर्स में भी कवर किया था। ये तीन लोग हैं, रॉजर पेनरोस, एंड्रिया घैस और एक और कोई है, रीनहार्ड गेंजल। ठीक है, तो इस आर्टिकल को मैं अलग से डिस्कस करूंगा, मतलब एक पूरा ब्लैक होल और नोबेल प्राइज से रिलेटेड वीडियो बना के। करंट की चीज तो मैं कल ही आपको बता चुका हूं। ये नेक्स्ट आर्टिकल है आइडेंटिटी गेम इन बिहार पॉलिटिक्स। अब बिहार पॉलिटिक्स में अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्या हो रहा है, कैसे पॉलिटिकल पार्टी आगे बढ़ रही हैं, आपको इंटरेस्ट हो तो देख लीजिए। एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से मुझे सीधे सीधे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं लगा, इसलिए स्किप कर रहा हूं। नेक्स्ट आते हैं गिग वर्कर्स एंड इट्स क्यूट टर्म्स। देखिए तीन लेबर कोड्स आए हैं। अभी इन तीन लेबर कोड्स में गिग वर्कर्स के लिए क्या रखा गया है इसके बारे में इस आर्टिकल में बात की गई। गिग वर्कर्स होते हैं जो आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वर्कर्स होते हैं, उनके लिए क्या रखा गया है। जैसे फॉर एग्जांपल स्विगी का एग्जांपल यहाँ लिया गया है। तो स्विगी में जो लोग काम करते हैं उनको पैसा देता, प्लेटफॉर्म पे जितने ऑर्डर आ रहे हैं उन ऑर्डर के हिसाब से इन स्विगी जो डिलीवरी बॉयज है इनको पैसा मिलेगा। तो इनको बोला था गिग वर्कर्स। तो सबसे पहले तो इस आर्टिकल में देखेंगे गिग वर्कर्स का मतलब क्या होता है, और उसके बाद जो रिसेंटली लेबर कोड्स आए हैं उसमें क्या एक्चुअली में इन गिग वर्कर्स के लिए कुछ है, इसके बारे में यहां पे हम लोग थोड़ी सी एनालिसिस करेंगे। नेक्स्ट है द कॉस्ट ऑफ पॉलिटिकल पोस्चरिंग। देखिए डोनाल्ड ट्रंप साहब ने फिर से अभी एक ऑर्डर इशू किया है और उस ऑर्डर में ये बोला है कि देखिए यूएस के अंदर जो स्किल्ड H1B वर्कर आ रहे हैं उनकी सैलरी बढ़ाई जाएगी। अब सामने से एक पर्सन जो उतना दिमाग ना लगा पाता हो उसको ये लगेगा यार ये तो अच्छी बात है, तो इंडिया से अगर कोई H1B वीजा से यूएस में जाता है तो उसकी सैलरी बढ़ाई जाएगी, तो वो तो खुश हो जाएगा। लेकिन आप यहाँ पॉइंट को समझिए, जो अमेरिकन कंपनीज हैं वो इंडियन वर्कर्स को और चाइनीज वर्कर्स को, फिलीपींस वर्कर्स को क्यों हायर करती हैं? वो इसलिए हायर करती हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल उनको इन्हें कम पैसा देना पड़ता है कंपेयर टू अ अमेरिकन वर्कर।
एक अमेरिकन वर्कर को ज़्यादा सैलरी देनी पड़ेगी, एक इंडियन या किसी और वर्कर को थोड़ी कम सैलरी देनी पड़ेगी, और स्किल लेवल जो होता है इंडियन वर्कर्स का वो अमेरिकन वर्कर्स को ऑलमोस्ट बराबर ही है या ज़्यादा भी मान लीजिए। तो यहाँ पे एक तरीके का इनडायरेक्ट अटैक किया है यूएस के प्रेसिडेंट ने। H1B वीजा की अगर आप सैलरी बढ़ा दोगे तो ऑब्वियस सी बात है जो कंपनीज है यूएसए के अंदर वो H1B वीजा देंगी ही नहीं, ठीक है ना। वो तो इसलिए दे रही है ना कि उनका खर्चा कम हो रहा है लोगों को हायर करने में। तो इस आर्टिकल में क्या बातें बोली गई हैं इसको भी देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स दोस्तों वीडियो पे लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए। अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल कर लीजिए। मेरे द्वारा बनाई गई और वीडियोस को देखने के लिए आप चैनल के मेंबर बन सकते हैं ज्वाइन बटन को दबा के। उसके साथ साथ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन लीजिए, वहाँ कर लीजिए, वहाँ पे आपको इसकी PDF मिल जाती है डेली। इंस्टाग्राम पे फॉलो करके आप अपने जेन्युइन डाउट्स भी पूछ सकते हैं। तो अब यहाँ पे शुरुआत कैसे की गई है। इंडिया में जो डिटर्मिनिस्टिक मॉडल इस्तेमाल किया जाता है फ्लड फोरकास्टिंग का, उसमें फ्लड्स को किस तरीके से डिनोट किया जाता है कि वाटर लेवल या तो राइज कर रहा है या वाटर लेवल फॉल कर रहा है अबव अ रिवर पॉइंट। देखिए कुछ जगहों पे जो वाटर का लेवल है उसको डिफाइन करके रखा गया एक रेंज में। अगर उस रेंज से ऊपर चला गया वाटर लेवल तो राइजिंग हो जाएगा, नीचे चला गया तो हो जाएगा फॉलिंग। जो फ्लड फोरकास्ट एजेंसी होती है इंडिया में वो लोकल अथॉरिटीज को ये बताती है कि आपका वाटर लेवल राइज कर रहा है फॉल कर रहा है, और उसके बाद लोकल एजेंसी इस पे डिसीजन लेती हैं। अभी बात यह है कि लोकल एजेंसीज इस पे क्या डिसीजन लेती हैं, कैसे एक्शन लेती हैं, वो एक फैक्टर निकल के आता है। और उससे बड़ा फैक्टर ये निकल के आता है कि ये जो फोरकास्ट एजेंसीज होती हैं ये लोकल एजेंसीज को केवल 24 घंटे का लीड टाइम देती हैं। लीड टाइम का मतलब यहां पे क्या है कि आपने फ्लड फोरकास्ट किया और एक्चुअली में फ्लड आया, उसके बीच में कितना समय है। तो जितना ज्यादा होगा वो समय उतना ही लोकल जो एजेंसीज होंगी वो तैयार होंगी उस फ्लड के साथ डील करने के लिए। जितना कम होगा समय उतनी कम तैयार होंगी वो लोकल एजेंसीज। और खासकर इंडिया में जहां पे ना मैन पावर उतनी प्रॉपर है, जो मैन पावर है वो ट्रेंड नहीं है, प्रॉपर इक्विपमेंट्स नहीं है, ठीक है। तो यहां सब ये बातें निकल के आ रही। तो इंडिया का जो फ्लड फोरकास्ट मॉडल है उसमें तो बताया जाता है राइजिंग फॉलिंग, और जो टाइम अवेलेबल टू एक्ट है वो 24 घंटे। और क्लियरली ये भी नहीं बता पाते हैं कि एरिया ऑफ इनंडेशन क्या है, कि पानी कहां भरेगा, पानी की डेप्थ कितनी होगी, फोरकास्ट की एक्यूरेसी कितनी होने वाली है। इन सब चीजों पे भी डाउट हो जाता है। तो कभी कभी फोरकास्ट आता है, लोकल ऑफिसर्स वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कुछ हुआ ही नहीं तो वापस आ जाते हैं। फिर अगली बार फोरकास्ट आता है, उनको लगता है इस बार भी कुछ नहीं होगा, बट कुछ ना कुछ हो जाता है और जान माल का नुकसान हो जाता है। तो इस तरीके की चीजें बहुत कॉमन है इंडिया में। इंडिया में लोकल एजेंसीज कौन कौन सी हैं, तो भाई आपकी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो गई, म्यूनिसिपैलिटीज हो गई, डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज हो गई। तो कल की डेट में आप IAS बनते हो, आसाम, बिहार, कर्नाटका, केरला या तमिलनाडु जैसे राज्य में पोस्ट होते हो, तो ये वो राज्य हैं जहां पे फ्लड्स आना बहुत कॉमन है। केरला, तमिलनाडु, बिहार, आसाम, कर्नाटका। अभी अगर आप किसी एक ऐसे डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड हो, ऐसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट IAS बनने के बाद, तो डिजास्टर मैनेजमेंट में आपकी बहुत बड़ी रोल होगा, चूंकि आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पार्ट हो। तो आपके पास अक्सर कर फोरकास्ट आया करेंगे आपकी ये प्रेडिक्शन एजेंसीज के, वेदर एजेंसीज के, कि भैया यहाँ पे आपके यहाँ फ्लड आने वाला है, कुछ करिए। ये फोरकास्ट आपको देगा कौन, तो IMD देगा, इंडिया मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, और CWC देगा जो कि है सेंट्रल वाटर कमीशन। जो IMD होता है वो वेदर रिलेटेड फोरकास्ट देता है, जो CWC होता है वो फ्लड रिलेटेड फोरकास्ट देता है। जैसे ही ये फोरकास्ट आपको मिलेगी वैसे ही वहां पे आपको एक्शन लेना पड़ेगा। अगर आपने प्रॉपर तरीके से एक्शन नहीं लिया तो काम गड़बड़ भी हो सकता है। अब इस तरीके का जो मॉडल है जिसको आप डिटर्मिनिस्टिक मॉडल बोलते हो, डिटर्मिनिस्टिक फ्लड फोरकास्ट, जो कि इंडिया में इस्तेमाल किया जाता है, इसको बताया जाता है पुराना। क्योंकि अगर आप यूरोप में चले जाओ, US में चले जाओ, तो वहां पे एनसेम्बल फोरकास्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है। और एनसेम्बल फोरकास्ट में जो लीड टाइम मिलता है वो 7 से 10 दिन का मिलता है। यानी आपने फ्लड को फोरकास्ट किया और एक्चुअली में फ्लड आया, इसके बीच में 7 से 10 दिन का टाइम होगा। तो जो लोकल अथॉरिटीज होंगी उनके पास बहुत समय होगा चीजों को एसेस करने का, अरेंजमेंट करने का। और यहाँ पे एंसेम्बल फोरकास्ट में बहुत सारी प्रोबेबिलिटीज दी जाती हैं कि कितना पानी बढ़ेगा, किन जगहों पे पानी बढ़ेगा, किस हद तक बढ़ सकता है। जैसे चांसेस ऑफ वाटर लेवल एक्सीडिंग द डेंजर लेवल इज 80%, व्हाइल लाइकली इनंडेशन ऑफ अ विलेज नियर बाई इज 20%। अब आप देखिए कितना स्पेसिफिक फोरकास्ट है। इस तरीके के फोरकास्ट डिटर्मिनिस्टिक फ्लड फोरकास्ट में नहीं आते हैं जो इंडिया में इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए जो एंसेम्बल फ्लड फोरकास्ट है लोकल एडमिनिस्ट्रेटर को बेटर डिसीजन मेकिंग में मदद करता है और बेटर प्रिपेयर्ड रखता है देन अ डिटर्मिनिस्टिक फ्लड फोरकास्ट जो कि इंडिया में प्रयोग हो रहा है। अगर आप बात करिए दुनिया में कहां कहां पे इस तरीके के फोरकास्ट इस्तेमाल हो रहे हैं, तो यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोपियन यूनियन, जापान। कौन से वाले, एंसेम्बल फोरकास्ट। इंडिया में
हम भैया अभी भी पीछे हैं, डिटर्मिनिस्टिक फोरकास्ट पे डिपेंडेंट है। यहाँ पे राइजिंग और फॉलिंग वाटर बताया जाता है और जो स्पेसिफिक चीजें हैं वो उतनी बताई नहीं जाती। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि इंडिया का जो मॉडल है फ्लड फोरकास्ट का वो गड़बड़ कैसे है। जैसा कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि इंडिया में जो फ्लड फोरकास्टिंग करने वाली एजेंसी है वो है इंडिया मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ये मीटेरोलॉजिकल और वेदर फोरकास्ट रिलीज करती है और इन फोरकास्ट का प्रयोग करके जो सेंट्रल वाटर कमीशन है वो फ्लड फोरकास्ट को रिलीज करता है। सेंट्रल वाटर कमीशन फ्लड फोरकास्ट को बहुत अलग अलग जगह पर रिलीज करता है, वेरियस रिवर पॉइंट्स पे। आपको पता है इंडिया में बहुत सी रिवर्स हैं, मॉनसून के टाइम पे वो रिवर्स ओवरफ्लो करती हैं, तो कहीं ना कहीं सेंट्रल वाटर कमीशन ने अपने ऑफिशियल्स को और अपने इक्विपमेंट्स को रिवर्स की अलग अलग जगहों पर डिप्लॉय कर रखा है मेजरमेंट के लिए। और इन फोरकास्ट के आधार पे जो एंड यूजर एजेंसीज है, जैसे कि मैंने आपको बताया म्युनिसिपैलिटीज, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, वो एक्शन लेती है। अब बात ये है दोस्तों कि एडवांसमेंट ऑफ फ्लड फोरकास्टिंग डिपेंड्स ऑन हाउ क्विकली रेनफॉल इज एस्टिमेटेड एंड फोरकास्ट बाय एनडी एंड हाउ क्विकली द सीडब्ल्यूसी इंटीग्रेट्स द रेनफॉल फोरकास्ट। जो रेनफॉल फोरकास्ट है उसको बोला जाता है क्वांटिटेटिव प्रेसिपिटेशन फोरकास्ट। इंडिया में ये जो इंडिया मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट है ये पहले तो इस बात को एस्टिमेट करेगा कि भैया कितना पानी बरसने वाला है और कितना वेदर खराब होने वाला है, तो रेनफॉल का फोरकास्ट करेगा आईएमडी, जिसको बोला जाता है क्वांटिटेटिव प्रेसिपिटेशन फोरकास्ट। और सीडब्ल्यूसी क्या करेगा, सेंट्रल वाटर कमीशन क्या करेगा कि क्वांटिटेटिव प्रेसिपिटेशन फोरकास्ट के थ्रू जो डाटा इनको मिला है उसको रिवर के जो डिफरेंट बेस पॉइंट्स है उससे मैच करा के एक प्रॉपर स्टैटिस्टिकल मॉडल बना के फ्लड फोरकास्ट करें। तो क्यूपीएफ का इस्तेमाल करके फ्लड फोरकास्ट देना ये किसका काम है, ये काम है सेंट्रल वाटर कमीशन का। और यहां पे लीड टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन अब यहां पे प्रॉब्लम शुरू होगी। प्रॉब्लम कैसे शुरू होगी, बोला जा रहा है कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के पास जो वेदर इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो टेक्नोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो काफी एडवांस्ड है। वहीं पे सेंट्रल वाटर कमीशन आज की डेट में जिस तरीके की मेथोडोलॉजी को डिप्लॉय कर रहा है फ्लड फोरकास्ट के लिए वो बहुत आउटडेटेड है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के पास 35 एडवांस्ड डॉपलर्स हैं, तो एडवांस्ड डॉपलर वेदर रडार। तो आईएमडी के पास 35 एडवांस्ड डॉपलर वेदर रडार हैं, जिससे आईएमडी एक प्रॉपर तरीके से रेनफॉल को प्रिडिक्ट कर सकता है। हालांकि 100% तो नहीं है, बट हाँ फिर भी कर सकता है। अब आप देखिए यहां पे आईएमडी की जो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस है उससे आईएमडी 3 दिन एडवांस में बता सकता है कि हाँ भाई पानी बरस सकता है और इतना बरस सकता है। लेकिन बात यह है कि ये जो फोरकास्ट रेनफॉल की निकल के आई, जिसको आप बोलते हो क्वांटिटेटिव प्रेसिपिटेशन फोरकास्ट, इसका इस्तेमाल करके सेंट्रल वाटर कमीशन को यह बताना है कि फ्लड कहां कहां आ सकते हैं। अभी यहां पे सेंट्रल वाटर कमीशन जिस तरीके की मेथोडोलॉजी को डिप्लॉय कर रहा है वो आउटडेटेड है। इस मेथोडोलॉजी का नाम इस आर्टिकल में लिखा है टाइप गॉश टू गॉश कोरिलेशन एंड मल्टीपल कोएक्सियल कोरिलेशन। अभी ये आपको जानने की जरूरत नहीं, बस आप इतना समझो कि क्यूपीएफ को एसोसिएट करके फ्लड फोरकास्ट करने की जो प्रेजेंट टेक्नोलॉजी है सेंट्रल वाटर कमीशन के पास वो बिल्कुल आउटडेटेड है। यहां पे सेंट्रल वाटर कमीशन गूगल का एडवांस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्निक इस्तेमाल करता है। तो बोलने के लिए तो टेक्नोलॉजी एडवांस्ड है, बट कहीं ना कहीं वो टेक्नोलॉजी पूरे के पूरे आईएमडी के टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को इनफेक्टस कर देती है। क्यों, मतलब बेकार कर देती है। क्यों, क्योंकि आईएमडी रेनफॉल को 3 दिन में एडवांस कर लेता है, लेकिन जो टेक्नोलॉजी आपका सेंट्रल वाटर कमीशन इस्तेमाल कर रही है उससे जो आपका प्रोडक्शन आता है वो सिर्फ 24 घंटे की लीड टाइम से आता है। यानी जब सेंट्रल वाटर कमीशन से वार्निंग इशू होगी और जिस समय पे वार्निंग इशू होगी और जिस समय पे फ्लड आने का टाइम होगा उसके बीच में मैक्सिमम 24 घंटे का ही समय होगा, और ये समय काफी कम होता है। और खास बात यह है कि जो स्टैटिस्टिकल मेथड्स को आपकी सेंट्रल वाटर कमीशन इस्तेमाल करता है उसको क्यूपीएफ के साथ सिंक्रोनाइज हार्मोनाइज नहीं किया जा सकता, एसोसिएट नहीं किया जा सकता। तो क्वांटिटेटिव प्रेसिपिटेशन फोरकास्ट को प्रॉपर तरीके से जो स्टैटिस्टिकल मेथड सीडब्ल्यूसी अप्लाई करता है उसके साथ मिला के फ्लड फोरकास्टिंग प्रॉपर तरीके से अभी नहीं करी जा रही है। कुछ इंप्रूवमेंट इसमें हुए हैं, जैसे कि अगर आप बात करो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वारंगल की, ये तेलंगाना में है। तो यहां पे क्या बोला गया कि यहां पे बोला गया कि देखिए, तो एनआईटी वारंगल का ये बोलना है कि देश की कुछ सिलेक्टेड जगहों पे कुछ एडवांस मॉडल को इस्तेमाल किया गया है, जैसे कि रेनफॉल रन ऑफ मॉडल को इस्तेमाल किया गया है, जिसको क्यूपीएफ के साथ मिला के देखा जा सकता है। और जो फ्लड फोरकास्टिंग है इसको 3 दिन तक लेके जाया जा सकता है। बट
वो सेलेक्ट रिवर पॉइंट्स पे है, पूरे देश में भी नहीं हुआ है। अब जिस तरीके से यहाँ पे मैंने आपको बताया कि IMD की जो टेक्नोलॉजी है वो एडवांस्ड है और CWC की जो टेक्नोलॉजी है वो पीछे की तरफ है, तो IMD की जो भी प्रोग्रेस है उसको CWC की प्रोग्रेस निगेट कर देती है। अब अगर आप बात करिए यहाँ पे देखिए, जैसे IMD की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को CWC की टेक्नोलॉजिकल इनएफिशिएंसी निगेट कर सकती है, उसी तरीके से आप देखो द टेक्नोलॉजिकल लिमिटेशंस ऑफ IMD कैन आल्सो रेंडर एनी एडवांस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉयड बाय CWC इनफ्रैक्टिस, यानी बैक वे भी है। मतलब कि अगर IMD अच्छा है और CWC बुरा है तो ओवरऑल रिजल्ट नेगेटिव होगा, अगर IMD कुछ जगहों पे बुरा है और CWC अच्छा है तो भी ओवरऑल रिजल्ट नेगेटिव होगा। इसका एक एग्जांपल दिया हुआ है, The US, which is estimated to have a land area thrice of India, has about 160 next generation S-band Doppler weather radars with a range of 250 to 300 किलोमीटर्स। अभी यूएस का जो लैंड एरिया वो हमसे 3 गुना बड़ा है, तो उनके लैंड एरिया को कवर करने के लिए उनके पास 160 नेक्स्ट जनरेशन एस बैंड डॉपलर है। तो उस हिसाब से कलेक्ट किया जाए, मतलब एस्टिमेट किया जाए, तो हमें एटलीस्ट 80 से 100 एस बैंड डेंस रडार चाहिए अगर हमको पूरी की पूरी टेरिटरी कवर करनी है। क्योंकि आप देख सकते हो कि हमारी जो इकोलॉजी है बहुत डाइवर्स है, एल्टीट्यूड माउंटेन्स भी है, रेंज, बैंड, डेंसिटी ऑफ रडार्स, तो इस तरीके की प्रॉब्लम ना आए और हमारा जो पूरा देश का जो ज्योग्राफिकल एरिया है वो कवर हो जाए, तो उसके लिए हमको 80 टू 100 एस बैंड डेंस रडार नेटवर्क चाहिए। अगर यहाँ पे ये इंफ्रास्ट्रक्चर कम हो जाता है हमारे IMD के पास, तो ऑब्वियस सी बात है IMD भी टेक्नोलॉजिकली पीछे चला जाएगा और प्रॉब्लम हो सकती है। तो जैसे IMD फ्लड फोरकास्ट दे रहा है CWC को अपनी टेक्नोलॉजी को बढ़ाने की जरूरत है, उसी तरीके से IMD को भी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर एनहांसमेंट की जरूरत है ताकि पूरे देश को यहाँ पे कवर किया जा सके, ना कि देश के कुछ स्पेसिफिक हिस्से को। तो ये सब बातें दोस्तों यहाँ पे बोली गई हैं। हालांकि अब ऐसा नहीं है कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट कुछ नहीं कर रहा है, हमने बहुत सारे एंसेंबल वेदर मॉडल्स को टेस्ट करना शुरू कर दिया और उसके लिए हम लोगों ने अपने सुपर कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, जैसे कि प्रत्युष, मिहिर। लेकिन अभी भी जो हमारी फोरकास्टिंग टेक्नोलॉजी है वो यूएस और यूरोप और जापान जितनी एडवांस्ड नहीं हो रखी, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि हम एनसेंबल फोरकास्ट पे पहुंचे, हाइड्रोलॉजिकल मॉडल्स को हमारी फ्लड फोरकास्टिंग की टेक्नोलॉजी में ज्यादा एसोसिएट करें, अपनी टेक्नोलॉजीज को बढ़ाएं, इनंडेशन मॉडलिंग, हाइड्रोडायनेमिक्स, इन सब चीजों पे ध्यान दें, रिवर बेसिन्स को पूरी तरीके से मैप करें ताकि फ्लड फोरकास्ट मॉडल्स को और एफिशिएंट किया जा सके और हमारे पास भी कम से कम 7 से 10 दिन का समय आ जाए, लीड टाइम आ जाए। लीड टाइम क्या होता है ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं। ओके, तो ये था पूरा आर्टिकल दोस्तों, मैंने जितना अच्छे से हो सका है उतना अच्छे से आपको समझाया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल था, आज का सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट आर्टिकल था। जो सेलेक्टेड पॉइंट से याद कर लीजिए, और नहीं कर रहे हैं तो कम से कम ये PDF जो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा यही अपने पास सेव कर लीजिएगा, काम आ जाएगी बाद में। अब नेक्स्ट करते हैं 4 for 1, वॉट एवर द बेनिफिट्स ऑफ क्वाड, इंडिया शुड नॉट बी लेड बाय US ऑन रीजनल इनिशिएटिव्स। भैया सेकेंड मीटिंग हुई ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान, US के कोऑर्डिनेटर स्ट्रेटेजिक डायलॉग की फॉरेन मिनिस्टर्स की टोक्यो में। ओके, क्वाड मीटिंग है, टोक्यो में हुई है, काफी टॉक्ड अबाउट मीटिंग है, अक्सर कर न्यूज में इसके बारे में कवरेज हो रही है। अब देखिए यहाँ पे जो मिनिस्टर्स मिले हैं वो पहले UN जनरल असेंबली में भी मिले हैं। ओके, कोविड-19 का पैंडेमिक फैल रहा है, उसके बावजूद भी 4 के 4 मिनिस्टर्स आके वहां पे मिल रहे हैं, मतलब कि सब लोग क्वाड की इंपॉर्टेंस को वैल्यू दे रहे हैं। ओके, और यहाँ पे जापान के जो प्राइम मिनिस्टर है योशिहिडे सुगा, इन्होंने भी ये बोला है कि देखिए जो मेरे प्रेडिसेसर शिंजो एबे ने कहा है, जो उनके आपके पॉलिसी डिसीजंस थे वही पॉलिसी डिसीजंस मैं भी आगे बढ़ाऊंगा, मैं कुछ बहुत अलग करने वाला नहीं हूं। अब बात यहाँ पे ये है कि सारे मिनिस्टर्स अपने अपने प्रोटोकॉल्स को तोड़ के आए, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया की जो फॉरेन मिनिस्टर है मैरिसे पैन, ये वापस जाएंगी तो उनको 14 दिन के लिए क्वारंटीन कर दिया जाएगा, उसके बाद भी यहाँ पे आई हैं। तो हर कंट्री यहाँ पे क्वाड को इंपॉर्टेंस दे रहा है, लेकिन जो सबसे ज्यादा क्वाड को वैल्यू दे रहा है वो है मिस्टर माइक पॉम्पियो, जो कि डोनाल्ड ट्रंप के बिहाफ पे यहाँ पे आए हैं। वैसे तो डोनाल्ड ट्रंप को कोविड-19 हुआ तो उसके बाद माइक पॉम्पियो साहब ने साउथ कोरिया और मंगोलिया की ट्रिप को कैंसिल कर दिया, बट वो यहाँ पहुंचे और यहाँ पे आके उन्होंने बोला कि कहीं ना कहीं हमको मिल के क्वाड को कुछ इस तरीके का बनाना है कि पूरे रीजन को प्रोटेक्ट किया जा सके और ये जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है इसके एक्सप्लॉयटेशन, करप्शन और कोअर्शन को रोका जा सके। कहीं ना कहीं क्वाड में इंडिया चाइना जो एग्रेशन है उसको भी जोड़ने की कोशिश की जा रही है, साउथ चाइना सी में जो हो रहा है उसको भी जोड़ने की कोशिश की जा रही है। तो यहाँ पे देखिए बात ये है कि जो आपके
यूएस का फॉरेन पॉलिसी स्टांस है, और अभी के लिए वो फॉरेन पॉलिसी स्टांस प्रेजेंट गवर्नमेंट में है डोनाल्ड ट्रंप के अंदर। अभी जब 3 नवंबर के इलेक्शन होंगे और मान लीजिए सरकार बदल जाती है, तो उसके बाद ये फॉरेन पॉलिसी स्टांस भी बहुत रेवोल्यूशनरी तरीके से बदल सकता है। इसलिए ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया पूरी तरीके से माइक पॉम्पियो के स्टेटमेंट्स पे भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि सरकार बदली तो हो सकता है उनकी पॉलिसी बदल जाए। चलिए वो एक अलग चीज है। तो यहां पे समझना क्या है कि देखिए यूएस क्या कह रहा है। यूएस ये बोल रहा है कि एक काम करते हैं, ये जो क्वाड है इसको मिलिटराइज करते हैं। यूएस तो पूरी कोशिश कर रहा है कि क्वाड को मिलिटराइज कर दिया जाए, एक एंटी चाइना मिलिट्री कोलिशन की तरह ये नजर आए। अभी अगर ये एंटी चाइना मिलिट्री कोलिशन बनता है तो कहीं ना कहीं जो सारी कंट्रीज हैं वो आपका इंडिया चाइना जो स्टैंड ऑफ है गलवान वैली वाला, वहां तक पहुंच जाएंगी। अभी देखिए इंडिया चाइना का जो गलवान वैली में स्टैंड ऑफ हुआ है, लद्दाख में जो स्टैंड ऑफ हो रहा है, उसमें मैक्सिमम जो इंडिया कर सकता है कर दिया है। इसके आगे चाइना को पुश करेंगे तो वॉर हो जाएगी, बातचीत से कुछ हो जाए तो हो जाए, और इसके आगे चाइना इंडिया को अगर पुश करता है तो भी वॉर हो जाएगी। देखिए इंडियन सोल्जर्स ने बोल दिया कि अगर आप आगे आए तो हम फायर कर देंगे, इंडियन सोल्जर्स जबरदस्ती आगे गए तो वो फायर हो जाओगे, तो फुल फ्लेज्ड वॉर चल जाएगा अगर कोई भी साइड एक लिमिट से आगे गई। तो सीधी सीधी बात इंडिया के लिए ये है कि क्वाड का बहुत ज्यादा यहां आने से इंडिया को कोई बेनिफिट होने वाला है नहीं, और अगर एक फुल फ्लेश वॉर छिड़ता भी है तो किस हद तक पैसा और टेक्नोलॉजी ये कंट्रीज हमको देंगी, इसके ऊपर भी एक बहुत बड़ा डाउट है। क्योंकि यूएसए जो अपनी लेटेस्ट कटिंग एज टेक्नोलॉजी है वो इंडिया को देने के मूड में रहता नहीं है। ये सारी बातें यहां निकल के आ रही हैं। उसके बाद अगर एक मिलिट्री कॉलिशन बनाते हो तो उसका इंडिया को नुकसान क्या है। भैया इंडिया को जबरदस्ती साउथ चाइना सी के अफेयर्स में घसीट लिया जाएगा। अब कहीं ना कहीं साउथ चाइना सी में इंडिया इन्वॉल्व होना चाहता है, वियतनाम के साथ मिलकर जो वहां पे ऑयल है उसका खनन करना चाहता है, बट हमें जब भी कोई डिसीजन लेना है वो इस तरीके से लेके लेना है कि भैया हमें उसका क्या स्ट्रेटेजिक फायदा है। यहां पे इंटरेस्ट पे चीजें चलती हैं। यूएस एक एंटी चाइना फ्रंट खोल रहा है, कहीं ना कहीं चाइना यूएस की जो ताकत है, जो ग्लोबल हेगोमोनी है, उसको चैलेंज कर रहा है, और यूएस चाइना की ग्लोबल हेगोमोनी को खत्म करना चाह रहा है। बट इससे इंडिया को क्या फायदा है? इससे इंडिया को कोई खास फायदा नहीं है। इसलिए इंडिया को किसी भी इनिशिएटिव में उस हद तक इन्वॉल्व होना चाहिए जिस हद तक इंडिया को उससे स्ट्रेटेजिक बेनिफिट मिले। बिना किसी स्ट्रेटेजिक बेनिफिट के, बिना बात के लड़ाई मोल लेना, उसका कोई फायदा नहीं है। या तो क्वाड का मेंबर बन के इन सब चीजों को मिलिट्री अलायंस की तरह दिखा के चाइना को आप पीछे ढकेल दो लद्दाख की एलएसी पे, ये तो देखिए होने वाला है नहीं। अब चाइना जहां तक घुस के आके बैठा है वो बातचीत से पीछे चला जाए तो चला जाए, सीधे सीधे तो पीछे जाने वाला नहीं है। ठीक है, तो यहां पे क्वाड को मिलिट्री कोलिशन की तरफ बना के एंटी चाइना स्टैंस को दिखा के अपने जो स्टैंस है उसको ज्यादा अग्रेसिव करके कुछ नहीं मिलने वाला है, बस यही यहां पे बोलने की कोशिश की जा रही है। नेक्स्ट है गिग वर्क एंड इट्स स्क्यूड टर्म्स। जो नए लेबर कोड्स आए हैं उससे बेटर पे और राइट्स दिए जा रहे हैं प्लेटफॉर्म वर्कर्स को। द न्यू लेबर कोड्स डू लिटिल टू प्रोवाइड बेटर पे एंड डेफिनेटिव राइट्स। तो कहने को तो गिग वर्कर्स को एक फॉर्मल रिकॉग्निशन दिया गया है इन लेबर कोड्स में, बट एक्चुअली में इन गिग वर्कर्स को कुछ भी नहीं दिया गया। सबसे पहले तो देखिए कि गिग वर्कर्स होते क्या हैं। तो गिग वर्कर्स होते हैं भैया इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वर्कर्स, कॉन्ट्रैक्ट फर्म वर्कर्स, ऑन कॉल वर्कर्स, टेम्परेरी वर्कर्स। तो भैया आपने अर्बन क्लैप में फोन मिलाया और अर्बन क्लैप में बोला कि घर में प्लम्बर की जरूरत है, या अर्बन क्लैप को ना फोन मिला के अगर आप किसी वैसे प्लम्बर को जानते हो, इलेक्ट्रिशियन को जानते हो, तो उसको फोन मिला के बुला लिया, तो ये ऑन कॉल वर्कर्स हैं। फिर दिन की दिहाड़ी पे ले लिया, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हो गए। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वर्कर्स, तो आपने ऑर्डर दिया स्विगी पे या फिर जोमेटो पे और एक पर्सन उस ऑर्डर को लेके आ गया, तो इस तरीके के वर्कर्स को बोला जाता है गिग वर्कर्स। अभी जो लोग हैदराबाद के आसपास के इलाकों में रहते होंगे वहां पे आपने देखा होगा कि स्विगी वर्कर्स की एक बहुत बड़ी स्ट्राइक हो गई थी। मुंबई में मैं रहता हूं, यहाँ पे तो उतनी बड़ी स्ट्राइक देखने को मिली नहीं है, मैंने उस समय पे ऑर्डर नहीं दिए। जो भी हो, स्विगी ने किया क्या था कि भाई देखिए पहले इन स्विगी वर्कर्स को एक ऑर्डर पे 35 रुपए मिलते थे, बाद में इन्होंने एक ऑर्डर पे 10 रुपए कर दिए। स्विगी ने बोला कि भैया हमारे यहाँ पे तो डिलीवरी हो ही नहीं रही, ऑर्डर आ ही नहीं रहे, तो हम इनको तनख्वाह कहाँ से दें, तो हम इनकी सैलरी को घटा रहे हैं। चूंकि हम एक प्राइवेट कंपनी है, हम एक कॉमर्शियल मोटिव पे काम करते हैं, तो हमें अपनी कॉस्ट कटिंग तो करनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे एक यूनियन बनाया गया जिसका नाम था ऑल इंडिया गिग वर्कर्स यूनियन। ये जो ऑल इंडिया गिग वर्कर्स यूनियन है वो स्विगी के इन वर्कर्स के लिए लड़ाई कर रहा था और बोल रहा था ये जो 35 रुपए से 10 रुपए आप पर डिलीवरी ऑर्डर कर रहे हो ये गलत है, आप इस ऑर्डर को वापस लो। तो कुल मिला के बात ये बोली जा रही है
कि फूड डिलीवरी की बात की जाए तो यहाँ पे गिग वर्कर्स आ गए। कुछ समय पहले आप देखोगे कि उबर और ओला टैक्सी ड्राइवर्स ने भी अपनी स्ट्राइक की थी, जिसमें ये बोला गया था कि उबर और जो ओला ऐप है वो एक बहुत बड़ा चंक उनके रेवेन्यू का उनसे ले रहे हैं। बात यह है कि ये जो गिग वर्कर्स हैं इनके लिए क्या नियम कानून बनाए गए हैं। रिसेंटली आपको पता है 3 न्यू लेबर कोड्स लेके आए गए। इन न्यू लेबर कोड्स को मैंने एनालाइज किया था, उसमें मैंने गिग वर्कर्स के बारे में बताया था, बट उनकी एंट्री केसेस को नहीं देखा था। अभी यहाँ पे इस आर्टिकल में इन लेबर कोड की एंट्री केसेस को देखा गया है। तो ये जो पार्लियामेंट ने पास किए, इन्होंने एक्नॉलेज तो किया है कि भाई प्लेटफॉर्म और गिग वर्कर्स हैं, और प्लेटफॉर्म और गिग वर्कर्स को हम लोग ऑक्यूपेशनल कैटेगरीज में मानेंगे। अब ऑक्यूपेशनल कैटेगरीज में मानेंगे तो इन प्लेटफॉर्म और गिग वर्कर्स को कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट भी मिलेंगे, लेकिन वो बेनिफिट क्या है इस चीज को देखना जरूरी है। ओके, तो यहां पे क्वेश्चन है, बट डू द कोर्ट्स लेट स्विगी वर्कर्स आस्क फॉर द पे दैट दे वर प्रॉमिस्ड। यानी कि स्विगी वर्कर्स की जो पे थी पहले, जो 35 रुपए थी, आपने उसको कम कर दिया 10 रुपए प्रति ऑर्डर। तो जो 35 रुपए पे उनको ओरिजिनली प्रॉमिस की गई थी, क्या इन लेबर कोड्स में कहीं पे भी ये लिखा है कि वो एक लीगल बैटल लड़ सकते हैं 35 रुपए प्रति ऑर्डर मानने के लिए, और 10 रुपए जो उनके एम्प्लॉयर ने ऑटोमेटिकली कम कर दिया, इसके खिलाफ नहीं लड़ सकते। यहां देखिए क्या लिखा है, what a platform worker is allowed to claim as rights, responsibilities and working conditions that can be legally upheld is the key question in this code, such as for factory workers who have been important industrial element in India and around the world। यानी कि एक प्लेटफॉर्म वर्कर, एक गिग वर्कर, एक इंडस्ट्रियल वर्कर क्या राइट्स मांग सकता है, क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी, क्या उसकी वर्किंग कंडीशंस होंगी, इसके ऊपर लीगल क्वेश्चन में अभी भी डाउट है। और कहीं ना कहीं ये जो कोर्ट्स हैं ये ताकत एम्प्लॉयर्स को ज्यादा दे रहे हैं। तो किस हद तक एक वर्कर लीगली अपने राइट्स को, वर्किंग कंडीशंस को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पता कर सकता है, ये इन कोड्स में क्लियरली नहीं लिखा है, और कहीं ना कहीं इन कोड्स को बनाया ही ऐसे गया है जिससे एम्प्लॉयर्स को फायदा हो जाए। फिर देखिए, द स्पेसिफिक इश्यूज on working in factories and the duration of time needed on a factory floor and associated issues are recognized as the parameters for defining an ideal worker under most labor laws and this has not shifted much। यानी कि जब भी कोई लेबर कोड बनाया जाता है तो उसमें एक्सपेक्ट किया जाता है कि उस लेबर के लिए कुछ किया जाएगा। जैसे फैक्ट्री में जो लोग काम कर रहे हैं, उस फैक्ट्री में किस तरीके का काम है, तो कुछ ऐसी फैक्ट्रीज होती है जैसे फॉर एग्जांपल वहां पे आवाज बहुत आती है जब मशीनें चलती हैं, तो वो आवाज एक पर्सन की जो इंटरनल रिदम है उसको बिगाड़ देता है। तो भाई अगर वो उस आवाज के अंदर काम कर रहा है तो एक लिमिटेड ड्यूरेशन तक काम करे। ओके, तो ड्यूरेशन ऑफ टाइम कितना होना चाहिए फैक्ट्री के फ्लोर पे, दूसरे पैरामीटर्स ऑफ जॉब क्या होने चाहिए, एक आइडियल वर्कर के लिए कितना हद तक आप रिलैक्सेशन दे सकते हो कि वो प्रॉपर तरीके से नौकरी कर सके, ये एक लेबर कोड में लिखा होना चाहिए, और ऐसा कुछ भी लेबर कोड में नहीं लिखा है। तो मैं बता रहा हूं ना कहीं इन लेबर कोड्स को इस तरीके से बनाया गया है ताकि एम्प्लॉयर्स को फायदा हो। फिर पहले मैंने आपको बताया था कि कोड ऑन वेजेस आया था 2019 में। कोड ऑन वेजेस में वेज को डिफाइन किया गया था और एक एम्प्लॉय क्या है इसको डिफाइन किया था। अभी कोड ऑन वेजेस में प्लेटफॉर्म वर्कर, गिग वर्कर, इनको नहीं लिखा गया, गिग इकोनॉमी, इन सब चीजों को नहीं लिखा गया, लेकिन कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी में लिखा गया। अभी कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी बिल्कुल अलग चीज है। कोड ऑन वेजेस जहां पे इंपॉर्टेंट पैसे कितने देने उसकी बात हो रही है, उसमें नहीं लिख रहे और बाकी जगह लिख रहे हो। फिर कहीं ना कहीं ये जो लॉज बनाए गए हैं, 3 जो लेबर कोड्स बनाए गए, ये प्रिस्क्रिप्टिव है। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे प्रिस्क्राइब करके रखा गया है कि ये जो राइट्स हैं वो इन वर्कर्स को दिए जा सके। अभी देना है या नहीं देना है वो एम्प्लॉयर डिसाइड करेगा या गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। तो ये जो वर्कर्स हैं, ये जो प्लेटफॉर्म डिलीवरी पीपल हैं, ये जो कंपनी है, उनको डायरेक्टली कोर्ट में घसीट नहीं सकते, और ना ही ये वर्कर्स उन एल्गोरिदम को अफेक्ट कर सकते हैं जिस हिसाब से इनको काम मिलता है। फॉर एग्जाम्पल स्विगी, फॉर एग्जाम्पल ओला, उबर, ये लोग कब काम देंगे, कब ऑर्डर डिलीवर करना है, कितना करना है, इस चीज के ऊपर इन वर्कर्स का कुछ कहना नहीं है। तो एक ओला ड्राइवर, एक उबर ड्राइवर, एक स्विगी वाला पर्सन, जोमेटो वाला पर्सन, इसको जब इसकी ऐप बता देगी कि हाँ भाई आपको ये फूड डिलीवर करने जाना है, तब ये दौड़ता हुआ जाएगा। ऐप कब बताएगी, कैसे बताएगी, किन कंडीशंस में बताएगी, कितना पैसा मिलेगा, इसके बारे में कुछ नहीं दिया गया। तो कहीं ना कहीं देखिए आपको समझना यह है कि जो गवर्नमेंट है और जो कोर्ट है, कोर्ट की तो यहाँ पे जो अथॉरिटी है, जो लीगल अथॉरिटी है, जो इन वर्कर्स के पास एक लीगल राइट था कि कोर्ट में जाके अपने राइट्स को मान सकें, वो तो इस लेबर कोड में छीन सा लिया गया और गवर्नमेंट पे काफी सारी चीजें डाल दी गई। तो गवर्नमेंट समय समय पे नोटिफिकेशन निकाल के अगर लेबर्स के फेवर में कुछ करना चाहे तो कर सकती है, बट गवर्नमेंट तो वैसे भी आपको पता है कि गवर्नमेंट और
आपका जो कैपिटलिस्ट क्लास का नेक्सस है वो किस तरीके से काम करता है। फिर चलिए आ जाते हैं कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी। अभी कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी में लिख रखा है प्लेटफॉर्म वर्कर्स के बारे में, गिग वर्कर्स के बारे में। ये भी लिखा है कि जो प्लेटफॉर्म वर्कर्स हैं उनको बेनिफिट्स दिए जाएंगे, जैसे मैटरनिटी बेनिफिट, लाइफ एंड डिसेबिलिटी कवर, ओल्ड एज प्रोटेक्शन, प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयमेंट इंजरी बेनिफिट, सब कुछ दिया जाएगा। बट कहीं ना कहीं ये लिखा है कि इस कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी के अंदर प्लेटफॉर्म वर्कर्स एलिजिबल हैं, दे आर एलिजिबल, बट द बेनिफिट्स आर नॉट गारंटीड। ये कोई सिक्योर बेनिफिट्स नहीं है। समय टू समय, टाइम टू टाइम गवर्नमेंट फॉर्मुलेट कर सकती है वेलफेयर स्कीम्स, जहां पे वर्क सिक्योरिटी या पर्सनल सिक्योरिटी गवर्नमेंट चाहे तो दे सकती है। कोई भी चीज यहां गारंटीड नहीं है। तो ये बेनिफिट्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के विल पे डिपेंड करता है। 100% कोई भी चीज क्लियर नहीं है। कुछ कर्नाटका जैसे स्टेट्स में प्लेटफॉर्म फोकस सोशल सिक्योरिटी स्कीम को बनाया जा रहा था, और हो सकता है कि अगर ऐसी स्कीम्स निकल के आती हैं तो इससे कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस चला जाएगा इन वर्कर्स के पास सेंटर से और स्टेट से। लेकिन ये स्टेट स्पेसिफिक है, तो कर्नाटका जैसे लॉस बिहार, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी सब बनाए तो ठीक है, नहीं तो हर जगह इसका बेनिफिट पहुंचेगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। फिर आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, द लैंग्वेज इन द कोड is open enough to imply that platform companies can be called upon to contribute either solely or with the government to some of these schemes। तो कोड में लैंग्वेज लिखी है कि प्लेटफॉर्म कंपनीज को बुलाया जा सकता है और उनसे बोल सकता है कि भाई आप थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन करिए, लेकिन कहीं से भी आप प्लेटफॉर्म कंपनीज को फोर्स नहीं कर सकते कि आप कंट्रीब्यूशन करिए। प्लेटफॉर्म कंपनीज अपनी मर्जी से पैसा देना चाहें तो दे दें, आप फोर्स उनको नहीं कर पाओगे। तो कहीं ना कहीं अब देखिए यहां पे जो ऑथर में इस आर्टिकल में ऑथर ने लिख रखा है वो वेलफेयर स्टेट लिख रखा है। दोस्तों इस तरीके की जो चीजें होती है ना वो वेलफेयर स्टेट में होती हैं। इंडिया जैसा स्टेट जो अभी भी डेवलपिंग है, जहां अभी भी हम लोग फॉरेन इन्वेस्टमेंट को मंगाने की कोशिश कर रहे हैं, यहां पे अगर आप इस तरीके की चीजों को लागू करोगे तो कैपिटल नहीं आ पाएगा इंडिया में। और हमारी जो सरकार है और हमारी सरकार के जो इकोनॉमिस्ट हैं वो चाह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा कैपिटल आए इंडिया में, ज्यादा से ज्यादा बिजनेसेस आगे बढ़े, जॉब मिले। तो जॉब मिले इस पे तो फोकस है, बट जॉब के अंदर क्या राइट्स मिले इस पे उतना फोकस नहीं है, क्योंकि इस पे अगर हम लोग ज्यादा फोकस कर देंगे तो हमारी इकोनॉमी एक लिमिट से आगे नहीं बढ़ पाएगी, ऐसा बोला गया। नेक्स्ट आते हैं द कॉस्ट ऑफ पॉलिटिकल पॉस्चरिंग। द व्हाइट हाउस रूल ऑन अ सैलरी फ्लोर फॉर H1B वीजा हैज सीरियस इकोनॉमिक इंप्लीकेशंस। भैया देखिए जो हमारे यूएस डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट हैं यूएस के, पीछे पड़ गए हैं वो इमिग्रेंट्स के, कैसे ना करके उनको इमिग्रेंट को अंदर आने से रोकना है। पहले तो उन्होंने इमिग्रेशन सिस्टम को कुछ समय के लिए हॉल्ट कर दिया था, और अब उन्होंने बोला है कि जो भी यूएस में H1B वीजा या स्किल्ड वर्कर वीजा पे लोग आ रहे हैं उनकी आप सैलरी बढ़ाइए। ओके, रेज देयर सैलरी, उनको पैसा ज्यादा दो। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा हुआ, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प हैज डन इट अगेन, दिस टाइम ओनली अ फ्यू वीक्स बिफोर अ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। अभी सोचिए ये बहुत सारे जो स्टेप्स प्रेसिडेंट साहब ले रहे हैं ये इसलिए ले रहे हैं क्योंकि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन बिल्कुल सर पे है। हमारे 45th कमांडर इन चीफ, हमारे नहीं मतलब यूएस के, इन्होंने कंट्री की इमिग्रेशन जो सिस्टम था उस पर एक और रोड़ा डाला। यूएस में H1B और स्किल्ड वर्कर वीजा की सैलरी बढ़ाई जाएगी। अब इससे एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि 33% वीजा एप्लीकेशंस कट हो जाएंगे। भैया सिंपल समझिए दोस्तों, अगर H1B वीजा स्किल्ड वर्कर्स की आप तनख्वाह बढ़ाते हो तो तनख्वाह देगा कौन? उनका एम्प्लॉयर। और अगर उनके एम्प्लॉयर को तनख्वाह ज्यादा देनी पड़ गई तो वो नहीं हायर करेगा। अरे जितने भी कॉर्पोरेट्स हैं, एम्प्लॉयर्स हैं, कंपनीज है, वो कॉस्ट कटिंग करते हैं और उनकी कॉस्ट कटिंग में एक प्रॉपर फिगर होता है। तो उन्होंने पहले सेट कर रखा है कि भाई हम इन लोगों को इतनी तनख्वाह देंगे, और इंडिया से जो लोग जाते हैं वो खुश हैं उसमें कि हाँ भाई हम इतनी तनख्वाह में काम करेंगे। अभी यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप जबरदस्ती उंगली घुसेड़ रहे हैं कि H1B वीजा वालों को ज्यादा तनख्वाह दो, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जानते हैं कि इस तरीके से वो एक मास्टर स्ट्रोक खेल सकते हैं। पहली चीज क्या कि वो अपने आप को अच्छा दिखा सकते हैं कि देखो मैं H1B वीजा वालों की सैलरी बढ़वा रहा हूं। दूसरी चीज क्या कि उनको पता है कि इतनी ज्यादा सैलरी मिलेगी नहीं, तो ऑटोमेटिकली इनका रिक्रूटमेंट कम हो जाएगा। अब ये जो H1B वीजा के ऊपर जो बैन लगाने की बात की गई है, उसके बाद मैंडेटरी सैलरी फ्लोर रखा गया कि हाँ भाई जो H1B वीजा पे आ रहे हैं उनकी कम से कम इतनी सैलरी होनी चाहिए, तो कम से कम इतना टैक्स आएगा यूएस कॉफर्स में। जितनी भी बातें कही गई हैं, इससे यूएस के अंदर जो इंडियन सर्विसेज का इंपोर्ट आ रहा है, अब यूएस के अंदर इंडियन सर्विसेज के इंपोर्ट के लिए जो लोग हैं इंडिया से वो भी जाते हैं यूएस में, और जो इंडिया के कॉल सेंटर्स होते हैं वो भी यूएस की कंपनी के काम करते हैं। तो आप कह सकते हो कि $29.6 बिलियन की सर्विस इंपोर्ट कर रहा है यूएसए इंडिया से 2018 में।
जो कि 2017 से 4.9% ज्यादा है और 2008 से 134%, 134% ज्यादा है। फिर अगर आप स्किल्ड वीजा इशुएंस की पिक्चर को देखो तो यूएस का जो सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज है वो एनुअली 85,000 H1B वीजा को इशू करता है, जिसमें से 20,000 ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को दिए जाते हैं और 65,000 प्राइवेट सेक्टर एप्लीकेंट्स को दिए जाते हैं, और इसमें से 70% वीजाज इंडियन नेशनल के पास आते हैं। तो अगर आप इस पिक्चर को देखते हो तो इंडियन नेशनल्स के लिए जो इंफॉर्मेशन है वो काफी अच्छी है, लेकिन ये इंफॉर्मेशन थोड़ी खतरनाक हो जाएगी जब ये जो फ्लोर सीलिंग रखी गई, जो सैलरी की जो फ्लोर है, इसको जब बढ़ाने की बात की गई है, तो जो हायर वेजेस हैं, जब इन हायर वेजेस को देना पड़ेगा यूएस कंपनीज को, तो जो सिलिकॉन वैली में जो बड़े बड़े टेक जाइंट्स हैं वो किस हद तक हायरिंग करेंगे इन हायर सैलरीज पे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। पहली बार तो वैसे ही पैंडेमिक आ गया है, पैंडेमिक के चलते जो डिमांड है वो घट गई है, तो जो बड़े बड़े फर्म्स है यूएसए के, उनकी हायरिंग ऑलरेडी दोस्तों नीचे आ चुकी है पैंडेमिक के दौरान। उसके बाद सैलरी बढ़ा के देना ये अपने आप में एक बड़ी बात है। यूएस के अंदर अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट की बात करो, यूएस में अनएम्प्लॉयमेंट अपने पीक में पहुंच चुका है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट लगातार बढ़ रहा है। अब यहां पे जो कुछ भी यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि उनको अपोजिशन नहीं हो रहा है। जैसे कि नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट ऑफ कैलिफोर्निया में एक फेडरल जज हैं, उन्होंने ये जो H1B वीजा के बैन वाली जो पॉलिसी लगाई थी उसको ब्लॉक कर दिया। फेडरल जज ने ये बोला कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो H1B वीजा पे जो बैन लगाया है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये सही नहीं है। ये किसने बोला? फेडरल जज ने। अच्छा, ये बोला गया कि फेडरल जज ने जब ये बात बोली है, कहीं ना कहीं पीछे से प्रेशर आ रहा है डोनाल्ड ट्रंप के इस डिसीजन के अगेंस्ट में। ये प्रेशर कौन डाल रहा है? तो यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स, नेशनल एसोसिएशन ऑफ मैन्युफैक्चरर्स, नेशनल रिटेल फेडरेशन, टेकनेट, एक टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री ग्रुप है, इंट्रैक्स इंक, ये बहुत बड़े बड़े आप कह सकते हो इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन है यूएस में, जो बहुत ताकतवर है, जो बहुत पावरफुल है। तो ट्रंप के इस डिसीजन को काउंटर करने के लिए जुडिशियल वे से ये लोग एक जोर लगा रहे हैं ताकि ये जो H1B वीजा बैन है इसको हटाया जा सके। लेकिन इसके बाद भी ट्रंप साहब माने नहीं। ट्रंप साहब को जैसे तैसे करके इमिग्रेशन के ऊपर एक लगाम कसनी है ताकि वो यूएस के लोगों को यह बता सके कि आपकी नौकरियां आपके लिए हैं। अब यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री लीडर्स हैं जो ओपन में ये कह रहे हैं कि ये जो इमिग्रेशन के ऊपर आप बैन लगाने की बात कर रहे हो ये गलत है। इसमें गूगल के सीईओ आ जाते हैं सुंदर पिचाई जी। उन्होंने बोला है कि देखिए, इमिग्रेशन के चलते अमेरिका की इकोनॉमी को बहुत बड़ी सक्सेस मिली है, ये टेक्नोलॉजी में ग्लोबल लीडर बन गया है। गूगल आज जो इतनी बड़ी कंपनी बनी है वो कहीं ना कहीं इमिग्रेशन के चलते बनी है। और बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्री एक्सपर्ट जैसे कि एलॉन मस्क जो कि टेस्ला के सीईओ है, टिम कुक जो कि एप्पल के सीईओ है, उन्होंने इस तरीके के स्टेटमेंट्स दिए हैं। लेकिन बात यह है दोस्तों, ट्रंप साहब इतने बड़े बड़े प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के अगेंस्ट जाके इस लेवल पे इमिग्रेशन को रोकने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? आंसर सिंपल है, इलेक्शन सर पे है। इलेक्शन सर पे है। कैसे ना कैसे करके अमेरिका के लोगों को भरोसा दिलाना है कि आपकी नौकरियां आपके लिए, कोई भी आपकी नौकरियों पे नहीं आएगा। ये एक अलग बात है कि मान लो ट्रंप साहब कल की डेट में इलेक्शन जीत जाते हैं तो उसके बाद वो इस तरीके के सारे बैन को हटा दें, H1B वीजा इशू होने लगे, सब कुछ होने लगे, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अभी अमेरिका के लोगों को दिखाना है कि आपकी नौकरियां आपके लिए, और इसलिए ट्रंप साहब का जो स्टैंस है वो इतना टफ है। तो ये था एनालिसिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। लाइक किए बिना और सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। गुड बाय।